इस एडवांस रोबोट अटैक कहानी की शुरुआत होती है केन्या का सीन दिखाते हुए, जहां पर बहुत ही ज्यादा आतंकवादी हमला हो रहा था और कोई ऐसी चीज थी जो काफी ज्यादा तबाही मचा रही होती है। केन्या की सारी जनता यहां से वहां भाग रही थी अपनी जान बचाकर। हालांकि उस जगह पर जल्द से जल्द कुछ अमेरिकी सैनिक आ गए ताकि वो कंडीशन संभाल पाए, लेकिन वहां की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जा रही थी कि किसी को भी बचा पाना मुश्किल हो जाता है। हमें तो अमेरिकी सोल्जर्स का एक ग्रुप दिखाया गया जो कि लगातार अपने मिशन में आगे बढ़ रहे होते हैं। उनका एक हेलीकॉप्टर नीचे आने वाला था जिसमें कई सारे मेंबर्स मौजूद थे, पर वो हेलीकॉप्टर अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और वो सीधा आकर नीचे क्रैश हो जाता है। उस पूरे अमेरिकी सोल्जर्स के ग्रुप को कुछ नहीं समझता कि आखिर उनके हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ, पर वो आगे बढ़ पाते अपने घायल साथियों की मदद करने के लिए। इससे पहले वहां पर एक धमाका होता है। ये धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए और सारे के सारे सोल्जर्स दूर जाकर गिर जाते हैं। उन सोल्जर्स में से जो उनका कैप्टन था वो एकदम बेहोश हो गया और थोड़ी देर बाद वो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक जेल में पा रहा था। उसके एकदम सेंसेस काम ही नहीं कर रहे थे और जैसे लग रहा था कि उसके पूरे बॉडी में बिजली घूम रही है। कैप्टन जल्द से जल्द जानना चाहता था कि आखिर वो कहां पर मौजूद है और उसके साथियों के साथ क्या हुआ। वो तो वहां पर मौजूद कुछ ब्रिक्स को हटाकर देखता है तो चारों तरफ तबाही मचाई हुई दिखाई दे रही थी। कोई तो अनजान चीज होती है जो सभी चीजों को नष्ट कर दे रही थी। इतना भयानक मंजर देखने के बाद तो कैप्टन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस कंडीशन में क्या करे। यहाँ तक कि उसका दिमागी संतुलन इतना बिगड़ चुका था कि वो अपना नाम भी नहीं याद कर पाता। वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है कि उसे जेल से बाहर निकालो, जल्द से जल्द उसे बाहर निकलना है और लोगों की मदद करनी है। पर तभी साइड वाली जेल में से एक लेडी उसे आवाज देती है कि तुम बिल्कुल भी चिल्लाओ मत, क्योंकि तुम्हारे चिल्लाने से वो सभी यहाँ पर आ सकते हैं। दरअसल उस लेडी का नाम नाडिया था, जो कि एक फ्रेंच डॉक्टर होती है और वो यहाँ पर अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने आई थी। लेकिन नाडिया ने बताया कि हमें यहाँ पर कुछ नक्सलवादियों ने कैद करके रखा है जो कि हमसे सारी चीजें छीनना चाहते हैं और हमारा यूज करना चाहते हैं। नाडिया तो कैप्टन से उसका नाम भी पूछने लगी थी, लेकिन कैप्टन कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं याद, वो अपने पास्ट लाइफ की सारी चीजें भूल चुका है। अब अचानक थोड़ी देर में ही वहां पर केन्या के कुछ नक्सलवादी आ गए थे जिन्होंने उन दोनों को कैद करके रखा था। वो लोग बात कर रहे थे कि वो इन दोनों को जान से मार देंगे। अच्छी बात तो ये होती है कि कैप्टन को इनकी रीजनल लैंग्वेज बोलने के लिए आता था, इसीलिए वो उन सारे नक्सलवादियों से बात करने लगे और उन दोनों को यहाँ से निकालने के लिए कहा। सारे के सारे टेररिस्ट इस बात से काफी गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कैप्टन को बाहर निकाला और उसे मारने की कोशिश की। लेकिन कैप्टन तो इन सारे फाइटिंग्स में अच्छा होता है, इसीलिए कैप्टन ने भी इन सारे टेररिस्ट को काफी मजा चखाया और सभी पर हमला करते हुए एक टेररिस्ट के साथ खिड़की से नीचे कूद गया। यहाँ बाकी सारे टेररिस्ट भी नाडिया की जेल के अंदर जाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नाडिया भी कुछ समय तक मिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन हुई थी, जिसे कि सेल्फ डिफेंस करना उन लोगों ने भली बात ही सिखाया था। इसीलिए अब नाडिया उन सारे टेररिस्ट के ऊपर हमला करती है और उनकी एक वेपन लेकर सभी को शूट करने लग जाती है। थोड़ी ही देर में नाडिया ने वहां मौजूद सारे के सारे टेररिस्ट को खत्म कर दिया था। वो खुशनसीब होती है कि उसे एक भी गोली नहीं लगी, क्योंकि उनके पास तो इस समय ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है या फिर कोई भी दवाई जिससे कि ब्लड रोका जा सकता था। यहाँ पर वो टेररिस्ट कैप्टन के ऊपर अभी भी हमला कर रहा था, लेकिन उसने टेररिस्ट की गन से उसे मार दिया। पर तभी अचानक पीछे से एक दूसरा टेररिस्ट आता है जिसके हाथ में इलेक्ट्रिक गन मौजूद थी। वो इलेक्ट्रिक गन की मदद से कैप्टन को शॉक देना चाहता था, पर कैप्टन मुड़ गया और उस इलेक्ट्रिक गन पर अपना हाथ रख दिया। ताज्जुब की बात ये होती है कि उस इलेक्ट्रिक गन की वजह से कैप्टन को चोट नहीं लगी, बल्कि उस टेररिस्ट को ही काफी जोरदार झटका लग जाता है। वो तो वहीं पर मर के गिर गया था। कैप्टन नहीं समझ पाती कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। उसे इलेक्ट्रिसिटी लगने के बजाय ऐसा लग रहा था कि पूरे बॉडी में उसकी बिजली घूम रही है। ये चीजें काफी स्ट्रेंज थी। पर तभी कैप्टन ने नोटिस किया कि उस धुंधले वाली जगह से एक बहुत ही बड़ा रोबोट उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये रोबोट काफी एडवांस था और नॉर्मल इंसानों को मारने के लिए ढूंढ रहा था। कैप्टन इस बात से काफी ज्यादा डर जाते हैं, इसीलिए वो सामने वाली एक कार के अंदर जाकर छुप गए थे। वो रोबोट कैप्टन को देख तो लेता है और उसे स्कैन भी करता है, लेकिन वो उनके ऊपर हमला करने के बजाय आगे बढ़ जाता है किसी दूसरे इंसान को ढूंढने के लिए। कैप्टन धीरे धीरे बाहर निकल के वापस उस जेल के अंदर जाते हैं जहां पर नाडिया मौजूद थी, और वो नाडिया के साथ यहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि अगर वो अकेला रहेगा तो कोई भी उसे मार सकता है। नाडिया ने भी वहां मौजूद सारे टेररिस्ट को खत्म कर दिया था।
इसीलिए अब कैप्टन नाडिया को कहते हैं कि हमें कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी जिससे कि हम इन सारे खतरों से बच जाएं। दोनों ने उन टेररिस्ट के हथियार ले लिए और नाडिया यहाँ पर कैप्टन से उसका नाम पूछती है। कैप्टन ने साफ साफ बताया कि मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, शायद मेरी याददाश्त चली गई है। तब जाकर नाडिया कैप्टन के कपड़ों पर एक छोटा सा लेबल देखती है जिसके ऊपर बो लिखा था। हालांकि उसका आगे का नाम जल चुका होता है, इसीलिए अब नाडिया कैप्टन को बो नाम से बुलाती है। कैप्टन ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। और अब वो दोनों हथियार लेकर बाहर की तरफ निकलते हैं ताकि एक सेफ जगह पर पहुंचा जा सके। कैप्टन बोल रहा था कि हमें शायद अमेरिकी बेस सेंटर में जाना चाहिए जहां पर हम एकदम सेफ रह सकते हैं, लेकिन नाडिया ने बताया कि वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हमारी पृथ्वी पर कुछ खतरनाक रोबोटिक एलियंस का हमला हुआ है जो इंसानों को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं और उनके द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करके पूरी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए अमेरिकी मिलिट्री का कोई भी सेंटर अब सुरक्षित नहीं है। सारे के सारे हाइडिंग बेस एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं उन एडवांस रोबोट्स के द्वारा। लेकिन कैप्टन नाडिया की इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहा होता क्योंकि वहां पर उसके कई सारे टीम मेंबर्स थे जो कि मारे जा चुके हो सकते हैं। इसी वजह से वो होप लगाए रखता है कि काश उस मिलिट्री बेस सेंटर को कुछ हुआ न हो। कैप्टन यहाँ बार बार बोल रहा था कि मेरे मिलिट्री सोल्जर्स को कुछ नहीं हुआ होगा, वो सही सलामत है और मुझे उन्हें जाकर देखना ही है। इसीलिए अब नाडिया के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो सीधा कैप्टन के साथ उसके मिलिट्री बेस तक पहुंचने के लिए निकल पड़ती है। दोनों तो एक मिलिट्री कार लेते हैं और लगातार आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब अचानक उनके ऊपर किसी ने फायर करना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि वो दोनों एक कोने में जाकर छुप गए। फिर पता चलता है कि ये तो केनिया के कुछ सोल्जर्स हैं जो उन्हें अपना दुश्मन समझकर हमला कर रहे थे। नाडिया और कैप्टन तो खड़े होकर उन्हें बताते हैं कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। जब वो केनिया के सोल्जर्स उनकी छानबीन करने लगे तो एक सोल्जर को कैप्टन के हाथ पर बना हुआ टैटू दिखाई देता है, जिससे वो काफी भड़क गया और कैप्टन को मारने की कोशिश करने लगा। कैप्टन भी इस तरीके से शांत नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने जल्द से जल्द सामने मौजूद केनिया सोल्जर का बंदूक उठाया और उसे मारते हुए सामने मौजूद सोल्जर्स को भी खत्म किया। कैप्टन के हाथ में हथियार था, इसीलिए सभी सोल्जर्स कुछ नहीं करते। कैप्टन तो दूसरे सोल्जर से पूछने लगा कि आखिरकार इस टैटू का क्या मतलब है। तब जाकर केनिया का सोल्जर बताता है कि ये सिंबल अमेरिकी सोल्जर्स को दर्शाता था जो कि इस बॉर्डर के पार मौजूद हैं। उनके पास कई एडवांस टेक्नोलॉजीज है जिससे कि उन्होंने इन रोबोट्स को हम पर हमला करने के लिए भेजा था और इसी वजह से हम अमेरिकी सोल्जर्स से नफरत करते हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी नीचे होने के बावजूद भी वो हम पर हमला करते हैं। लेकिन यहाँ पर कैप्टन उन सारे सोल्जर्स को एहसास दिला रहा था कि वो उनका दुश्मन नहीं है और अगर सच में ऐसा हो रहा है तो वो जाकर पता करना चाहता है। इसी वजह से केनिया के उन सोल्जर्स ने दोनों को ही छोड़ दिया था यहाँ से दूर जाने के लिए। नाडिया और कैप्टन कार लेकर आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो मिलिट्री बेस तक पहुंच सके। अब लगातार आगे चलते समय उन्हें कई सारे इलेक्ट्रिक वायर्स दिखाई देते हैं जिन्हें कि उन रोबोट्स को रोकने के लिए किया गया था। पर तभी अचानक वहां एक बहुत ही बड़ा रोबोट आ जाता है जो कि उनकी कार का पीछा करने लगा। नाडिया और कैप्टन को ना चाहते हुए भी अपनी कार उन इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर से गुजारनी पड़ी, पर उनकी कार को तो इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता ही नहीं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। हालांकि वो लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे पर वो बड़ा सा रोबोट उनका पीछा नहीं छोड़ता। थोड़ी देर में ही उनकी कार खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो वहां से निकलकर कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में आ गए। रोबोट भी अचानक उन्हें देखने के लिए चारों तरफ ढूंढने लगता है। तभी अचानक नाडिया और कैप्टन उसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक फादर और एक डॉटर को देख रहे थे। वो दोनों भी उस रोबोट से बचते हुए कोने में छुपने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन रोबोट ने उन्हें स्कैन कर लिया था जो एक ही झटके में फादर को जान से मार देता है और अब वो बढ़ रहा था उसकी छोटी सी डॉटर के पास। यहाँ नाडिया ये बिल्कुल नहीं देख पा रही थी, इसीलिए उसने गन शॉट का साउंड निकाला जिससे कि वो रोबोट का ध्यान उनकी तरफ आ जाए। बड़ा सा और खतरनाक रोबोट जैसे ही उनके पास आता है और उसने कैप्टन को स्कैन किया तो वो उनके ऊपर हमला करने के बजाय वापस पीछे हट गया। कैप्टन भी इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए अब रोबोट ने उस छोटी सी बच्ची को भी मार दिया और वहां से चला गया। उन दोनों को बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि आखिर ये रोबोट्स उनसे चाहते क्या हैं। अब यहाँ कैप्टन और नाडिया जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें घर के पास किसी आदमी के बातचीत करने की आवाजें आने लगी। वो उसी आवाज को फॉलो करते हुए घर के अंदर घुसते चले गए, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि रेडियो पर से आवाज आ रही है, यानी कि उन्हें ट्रैप किया गया है। देखते ही देखते चारों
तरफ कुछ रीजनल लोग आ जाते हैं जिन्होंने गन पॉइंट आउट कर दिया था कैप्टन और नाडिया के ऊपर। यानी कि ये पूरा एक प्लान था उन्हें फंसाने का। सारे के सारे लोग उन दोनों को लेकर कहीं दूसरी जगह पर चले जाते हैं। उन दोनों के हाथों को जंजीरों से बांध दिया गया था और अब पीछे से दो बाइकर्स लगातार ट्रेवल करते हुए उनकी तरफ से जाते हैं। ठीक तभी उनके पीछे वही बड़ा सा रोबोट दिखाई दिया। यानी कि वो एक तरीके से नाडिया और कैप्टन को चारा बना रहे थे, जिससे कि वो अच्छा मौका देखकर उस रोबोट पर हमला कर सकें। कैप्टन और नाडिया बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। वो रोबोट जैसे ही उनके प्रेमाइसिस में इंटर होता है, तभी उन सारे रीजनल लोगों के पास जो हथियार होते हैं वो उनसे रोबोट पर हमला करने लगे। उन्हें जरा भी फिक्र नहीं हो रही थी कि ये गोली किसे लग रही है, वो सिर्फ लगातार हमला करते जा रहे थे। लेकिन बात तो तब बढ़ गई जब उस रोबोट का एक और साथी वहां पर आ जाता है और उसने भी हमला करना स्टार्ट कर दिया उन सारे रीजनल लोगों के ऊपर। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के झटके लगने के कारण सभी के सभी लोग मारे जाने लगे। लेकिन यहाँ पर कैप्टन को झटके नहीं लग रहे थे। वो तो किसी भी तरीके से नाडिया और अपने आप को छुड़ाता है और वहां से कहीं दूर भागने की कोशिश करता है जो पूरी तरीके से सुरक्षित हो। ट्रेवल करते हुए वो दोनों एक बहुत ही बड़े ब्रिज पर आ जाते हैं। अचानक अब कैप्टन के चेहरे पर रिफ्लेक्शन आने लगी, जिससे कि कोई मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा था। कैप्टन और नाडिया सीधा ब्रिज के नीचे चले गए, जहां पर उन्हें एक फोटोग्राफर मिलता है जिसकी गोली लगने से हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो फोटोग्राफर मरने से पहले नाडिया और कैप्टन को एक सच्चाई बताना चाहता था। उसने कई सारी फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड की थी जो उन्हें दिखाते हुए ये कहता है कि बहुत सारे रोबोटिक एलियंस ने हमारी पृथ्वी पर हमला कर दिया है और वो इंसानी सभ्यता को खत्म करना चाहते हैं। वो फोटोग्राफर कहता है कि हमें इन रोबोट से लड़ाई करने का वे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ये इसी तरीके से पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे। अचानक अब दूर कहीं बहुत ही ज्यादा धमाके होने लगे। इस बात से वो तीनों काफी डर जाते हैं, इसीलिए कैप्टन और नाडिया ने फोटोग्राफर को उठाया और एक तबाह हुए कारखाने के अंदर चला गया। फोटोग्राफर बता रहा था कि मैं इन्हीं सारे एलियंस और रोबोट्स की फोटो खींचते हुए घायल हो गया, क्योंकि मैं लोगों के अंदर एक ऐसी भावना जगाना चाहता हूँ जिससे कि वो इन सारे एलियंस के खिलाफ लड़ाई कर सके। लेकिन अब उस फोटोग्राफर को लगता है कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। उसने कहा कि मैंने जितने भी प्रूफ जमा किए हैं तुम मेरा कैमरा लेकर जा सकते हो, लेकिन इसके बदले फोटोग्राफर को मुक्ति चाहिए थी। यानी कि वो चाहता था कि उसे जान से मार दिया जाए, क्योंकि वो इस तरीके से सहन नहीं कर सकता। हालांकि नाडिया और कैप्टन इसके सख्त खिलाफ थे, पर फोटोग्राफर बहुत चिल्लाने लगा और कहता है कि मुझे मुक्ति दे दो। नाडिया और कैप्टन के ना चाहते हुए भी उन्हें ऐसा करना पड़ता है और अब उन्होंने उस फोटोग्राफर को जान से मार दिया, जिसके बाद वो उसका कैमरा और सारी चीजें लेकर आगे बढ़ने लगे थे। वो जहां भी जाते तो चारों तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से टूट चुका था, जिसे कि इन रोबोट्स ने ही डिस्ट्रॉय किया होगा, क्योंकि वो इंसानों द्वारा बनाई गई एक भी चीज इस पृथ्वी पर नहीं रहने देना चाहते। कैप्टन और नाडिया का एक ही गोल था कि वो किसी भी तरीके से मिलिट्री बेस तक पहुंचे और वहां अपने साथियों के साथ इन रोबोट्स को मारने का प्लान बनाए। आगे बढ़ने पर उन्हें एक कार मिलती है जिसमें बैठकर वो आगे का सफर तय करने लगे। अब एक पहाड़ी वाले इलाके पर आने के बाद अचानक कार का रेडियो चलने लगा था। उसके अंदर से कुछ आवाजें आती हैं जो अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसीज थी। हालांकि कैप्टन उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा था। उन्हें अब थोड़ी दूरी पर ही एक रोबोट दिखाई दिया जिसके पूरे बॉडी पार्ट्स अलग हो चुके थे। ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी लग रही होती है जो इंसान तो बिल्कुल नहीं बना सकते। अचानक दूर कहीं से काफी धमाके होने लगे। तब जाकर कैप्टन और नाडिया देखते हैं कि थोड़ी ही दूरी पर से कई ज्यादा अमाउंट में उन सारे रोबोट्स की सेना आ रही है। दोनों जल्द से जल्द कार के अंदर बैठते हैं और निकल पड़ते हैं उनसे दूर जाने के लिए, पर उनकी क्वांटिटी और स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उनके पास आते ही जा रहे थे। अगर एक बार कैप्टन और नाडिया उनके हाथ लग गए तो शायद वो सारे रोबोट्स मिलकर इनका खेल ही खत्म कर देंगे। इसीलिए वो दोनों बहुत ही तेजी से कार चलाते हुए एक घर के पास पहुंचते हैं, जिसके अंदर जाकर एक दूसरे को टाइट पकड़ के वहीं पर वो छुप गए थे। थोड़ी देर तक बहुत ही ज्यादा हलचल हुई और काफी परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन वो सारे रोबोट्स की सेना वहां से चली जाती है। दोनों को लगा कि सारी चीजें ठीक हो गई हैं, लेकिन तभी अचानक ऊपर की तरफ से एक भूकंप जैसा कुछ आने लगा जो कि उन्हें ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। ये कुछ और नहीं बल्कि उन सारे रोबोटिक एलियंस का यूएफओ था जो कि उन्हें अपने स्पेसशिप के अंदर बुला रहा था। कैप्टन ने तो नाडिया को पकड़ कर रखा होता है, लेकिन उसकी पकड़ थोड़ी देर बाद छूट गई, जिससे कि नाडिया उस यूएफओ के अंदर खींची चली जाती है। कैप्टन तो उतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया जिसके बाद उसे काफी ज्यादा चोट लगी। यूएफओ भी थोड़ी देर के अंदर चला जाता है। कैप्टन जब उठ रहा था तो उसे पता चला कि उसका पैर जख्मी हो चुका है।
इसीलिए वो किसी भी तरीके से अपने पैर पर मरहम पट्टी करता है और वहां से निकलकर सीधा मिलिट्री फोर्स के रेडार स्टेशन की तरफ बढ़ता है। कई घंटे का सफर तय करने के बाद जब कैप्टन उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो पूरा स्टेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। वहां कोई भी सोल्जर जिंदा नहीं बचा था जिससे कि वो बात कर सके और अपनी तन्हाई शेयर कर सके। ये पूरा मंजर इतना डरा देने वाला था कि कैप्टन के होश और हवास उड़ गए थे। चारों तरफ न सिर्फ तबाही दिख रही थी। कैप्टन तो चलते हुए पास ही वाले एक टाउन में आ जाता है। यहाँ पर अब कैप्टन ने लोगों को देखा कि उनके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनकी मदद से वो रोबोट्स के ऊपर हमला कर रहे थे और इस हमले से उन रोबोट्स को चोट भी पहुंचती है। चारों तरफ बमबारी और फायरिंग चल रही थी जिससे कि वहाँ काफी तबाही होती है। कैप्टन की हालत काफी खराब थी और वो ठीक से चल भी नहीं पाते, इसीलिए वो एक जगह पर बैठ गए थे। लेकिन वहां पर अब कई अलग अलग टाइप के रोबोटिक एलियंस आने लगे, जैसे कि स्पाइडर टाइप एलियन। वो सारे स्पाइडर्स तो बहुत ही तेजी से कैप्टन की तरफ बढ़े उनके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन कैप्टन को स्कैन करने के बाद वो रोबोट्स पता नहीं क्यों रुक जाते हैं और अब वो वापस पीछे की तरफ मुड़ गए बिना कैप्टन को हानि पहुंचाए। कैप्टन यहाँ इतना थक गए थे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो अपने आप को एक अजीब तरीके के बेस में पाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। दरअसल ये एक सीक्रेट बेस कैंप होता है जहाँ पर वही टाउन के लोग रहा करते थे और ये रोबोट से लड़ने की स्ट्रेटेजीज बनाते थे। उन लोगों ने तो जल्द से जल्द कैप्टन के पैर में लगी हुई चोट का इलाज किया और अपना आगे का प्लान बनाने लगे कि कैसे वो रोबोट्स पर हमला करेंगे। थोड़े समय तक आराम करने के बाद जब कैप्टन उस जगह पर देखता है तो उसे पता चला कि ये तो वही सारे लोग हैं जो कि उन रोबोट से लड़ने के लिए एडवांस हथियार बनाते हैं। अच्छी बात तो ये होती है कि कैप्टन को अब थोड़ा थोड़ा याद आने लगा कि आखिरकार वो पहले क्या करता था और उसके साथ क्या हुआ होता है। अब यहाँ कैप्टन को उन सभी के बारे में जानना था, इसीलिए उनमें से कुछ लोग एक इंजीनियर के पास लेकर चलते हैं जो कि ईएमपी गन बनाता था। ये ईएमपी गन्स इतने पावरफुल होते हैं कि किसी भी रोबोट्स को मार सकते थे। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करके उसकी 100% पावर का यूज किया जाता था जिससे कि एक पावरफुल कैनन बन जाए। और वो सभी लोग यही ट्राई कर रहे थे कि सबसे पहले उन एलियंस की स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि एक तरीके से वो स्पेसशिप ही सारे रोबोट्स को कंट्रोल करती थी। कैप्टन ने देखा कि उस इंजीनियर ने सारे रोबोट्स के बॉडी पार्ट्स के ऊपर काफी अच्छी तरीके से रिसर्च की है और वो इसी तरीके से उनकी कमजोरियों का पता लगाता था। अचानक अब उन्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ फ्लैशबैक आने लगे। कैप्टन साफ साफ देख पा रहे थे कि कैसे वो एक सोल्जर थे और लड़ाई के दौरान एक रोबोट ने उन्हें पकड़ लिया और उनके मुंह के अंदर कुछ डालने लगा। यानी कि यही रीजन होता है कि कोई भी रोबोट उसे पकड़ते नहीं थे और कैप्टन को हानि पहुंचाए बिना यहाँ से जाने देते थे। अचानक अब वो इंजीनियर सभी को बताता है कि कई सारे एलियंस और रोबोट हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें नहीं समझ रहा था कि आखिर उन्हें हमारी सीक्रेट बेस का पता कैसे चला। तब जाकर यहाँ कैप्टन को सारी बातें समझ में आती हैं। उन रोबोटिक एलियंस ने जो डिवाइस उसके बॉडी में डाला होता है, दरअसल वो एक ट्रैकर का काम करता था और इसी ट्रैकर की मदद से वो रोबोट्स उनकी लोकेशन का पता लगा ले रहे थे। कैप्टन ने दुखी होकर जब ये बातें उन सभी लोगों को बताई तो एक फीमेल मेंबर गुस्सा होकर उसके ऊपर गन चलाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो इतने टाइम से यहाँ सुरक्षित थे। बस इस अमेरिकी कैप्टन की मदद करने की वजह से उनकी ये सीक्रेट बेस भी अब रिवील हो चुका है, यानी कि वो रोबोट्स यहाँ कभी भी पहुंच सकते थे। लेकिन अब कैप्टन उन सभी के साथ मिलकर एक प्लान बनाना चाहता था। वो कहता है कि मेरे अंदर जो ट्रैकर है उसी के हिसाब से वो सारे एलियंस मेरे पीछे आते थे, इसीलिए अब अच्छा ये होगा कि मैं इस जगह से काफी दूर चले जाऊं, लेकिन मेरे साथ कुछ लोग इस ईएमपी गन को लेकर उस स्पेसशिप पर चलाएंगे, क्योंकि वो रोबोट चाहे कुछ भी हो जाए कैप्टन के ऊपर हमला नहीं करेंगे। इसीलिए अब कैप्टन के साथ कुछ साथी चले गए उस ईएमपी कैनन को लेकर। वो उस बेस कैंप से दूर पहुंच जाते हैं, इसीलिए सारे रोबोट्स ने भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया था। पर अभी भी उन्हें खतरा है, क्योंकि जरा सा भी सेंस होने पर सारे रोबोट्स उन पर हमला करने लगेंगे। कैप्टन और कई सारे लोग ईएमपी कैनन को लेकर टनल के रास्ते से आगे बढ़ने लगे। हालांकि उनके एक साथी से बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे कि एलियन स्पेसशिप्स ने उनकी लोकेशन का पता लगा लिया था। वो अपने कई सारे रोबोट्स को उनके पीछे भेजते हैं ताकि सभी को पकड़कर मार दिया जाए। हालांकि उस धमाके में वो फीमेल मेंबर काफी घायल हो चुकी थी और तो और सारे रोबोट्स एक एक करके उनके साथियों को मारते जा रहे थे। इसीलिए अब उस फीमेल मेंबर ने अपने बाकी सारे साथियों को कहा कि तुम जाकर स्पेसशिप को ब्लास्ट करो, मैं यहाँ इन सारे रोबोट्स को रोकती हूँ।
कैप्टन, इंजीनियर और बचे हुए सारे लोग ईएमपी गन को लेकर सीधा बाहर की तरफ चले गए। उनका मेन काम था स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करना, जो अभी इस वक्त वहां पर हवर कर रही है, जिस जगह पर कई सारे लोग मौजूद थे। यहाँ टनल के अंदर कई सारे एलियंस उस फीमेल मेंबर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फीमेल मेंबर ने अपने बॉडी के अंदर कई सारे ग्रेनेड छुपा कर रखे थे, जिससे कि वो ब्लास्ट करती है और वहां बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। वहां मौजूद जितने भी रोबोट्स थे वो सारे के सारे मारे गए। यहाँ पर वो इंजीनियर और कैप्टन लगातार नजर रखे हुए होते हैं स्पेसशिप के ऊपर कि कैसे वो वहां पर जाके उसके ऊपर हमला कर सके। यहाँ पर रोबोट्स की सेना और यूएफओ ने कई सारे लोगों को बंदी बना कर रखा था। वो चाहते थे कि वो इन लोगों से अपने काम कराए और गुलामों की तरह ट्रीट करें। कैप्टन और वो इंजीनियर बहुत ही तेजी से निशाना लगाते हैं उन रोबोट्स के ऊपर, जिससे कि उन सारे लोगों को वहां से भागने का मौका मिले। एक बड़ा सा धमाका होने के कारण चारों तरफ भगदड़ मच गई थी। सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से वहां जा रहे थे। वो सारे रोबोट्स भी अब काफी एक्टिव हो जाते हैं, जो कि सामने आने वाले सभी को जान से मारते हैं। किसी इंसान पर अगर वो रोबोट्स हमला करे तो वो पूरी तरीके से वेपराइज हो जाता। कैप्टन और इंजीनियर लगातार ईएमपी बम को आगे लेकर बढ़ते ही हैं, लेकिन धमाके के अंदर उस मशीन के अंदर भी थोड़ी सी खराबी आ गई। हालांकि वो इंजीनियर उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करता है, पर अफसोस उस ईएमपी मशीन की बैटरी खराब हो चुकी थी और पावर ना मिलने के कारण वो ईएमपी बम चल ही नहीं सकता था। यहाँ वो पूरी तरीके से लाचार हो चुके होते हैं कि आखिरकार इन रोबोट्स को खत्म करने के लिए क्या करें। उनके पास तो यही एक आखिरी रास्ता था। कैप्टन यहाँ पर अपनी आंखों के सामने इतने सारे लोगों को मरते हुए देखता है, पर तभी अचानक कैप्टन को एक आइडिया आया। उसे तो तब का मोमेंट याद आता है जब एक खतरनाक टेररिस्ट ने उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के गन से हमला किया था। उस समय कैप्टन ने उसी के गन को पकड़ लिया, जिससे कि उस टेररिस्ट को ही झटका लग गया था। यानी ऐसा हो सकता है कि ट्रैकर के अंदर डालने के बाद कैप्टन की बॉडी इलेक्ट्रिसिटी से एकदम इम्यून हो चुकी है, यानी वो अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी किसी दूसरी चीज में ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इसमें डर भी था, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती कैप्टन की जान ले सकती है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए अब कैप्टन ने ईएमपी मशीन को सामने रखा और साइड में पड़े हुए एक रोबोट की बॉडी से, जहां पर काफी इलेक्ट्रिसिटी बह रही थी, उसे टच करके सारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने लगा मशीन के अंदर। कैप्टन को इन सारी चीजों से बहुत झटका लगता है, फिर भी वो किसी भी तरीके से इस एनर्जी फ्लो को कंटिन्यू करते रहे और ईएमपी मशीन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने के कारण वो एक्टिवेट हो जाती है। इंजीनियर ने उसे एक्टिवेट कर दिया, जिसमें से काफी हाई अमाउंट वाली फ्रीक्वेंसी वेव्स निकली। ये वेव सीधा उन रोबोट के ऊपर हमला करती है और उनके पूरे सिस्टम को एकदम से डिस्ट्रॉय कर देती है। देखते ही देखते सारे रोबोट जमीन पर गिरने लगे और उनकी वो बड़ी सी स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक तरीके से इस ईएमपी मशीन ने बहुत ही अच्छा काम किया और सारे रोबोट्स को एक ही बार में खत्म कर दिया। यहाँ कई देर बाद कैप्टन ने अपनी आंखें खोली, जो इस झटके के बाद बेहोश हो गया था। वो देखता है कि सारी इंसानी प्रजाति अब आजाद हो चुकी है और इन रोबोट्स का खात्मा हो गया है, लेकिन इन सारी चीजों के बदले कई लोगों की बलिदानी दी गई है, जिसे कि वो सब कभी नहीं भूलने वाले। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो गई।